स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रैक टेक पर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बेंच वाइज से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वे क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, जॉ प्लेट के ऊपर कटे खांचे किस नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों हमारी जॉ प्लेट होती हैं वे फ्लैट होती हैं, इनके ऊपर जो खांचे कटे होते हैं वे हमारे सेरेटेड ग्रुप्स कहलाते हैं, जो कि सेरेटेड ब्रोच से काटे जाते हैं। दोस्तों अक्सर इसका आंसर लड़के डायमंड नर्लिंग लगा देते हैं। तो दोस्तों हमारी डायमंड नर्लिंग जो होती है वह किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब के ऊपर की जाती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन ए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्कशॉप की सतह से बेंच वाइज के जॉब प्लेट की ऊपरी सतह तक की ऊंचाई कितनी होती है, कितने सेंटीमीटर होती है। तो दोस्तों आपने अक्सर ऐसा क्वेश्चन सुना होगा जिसमें कि कारीगर की कोहनी तक बेंच वाइज की हाइट रखी जाती है, लेकिन जब सेंटीमीटर की बात हो तो दोस्तों वहाँ पर हमारा ऑप्शन सी यानी 106 सेंटीमीटर करेक्ट हो जाएगा। 106 सेंटीमीटर दोस्तों हाइट रखी जाती है जॉ प्लेट की ऊपरी सतह तक ज़मीन से लेकर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 100 mm चौड़ाई की बेंच वाइज अधिकतम कितने mm चौड़ी जॉब को बांध सकती है। तो दोस्तों मैक्सिमम जॉ ओपनिंग को पूछा है कि 100 mm की बाइस कितने mm खुल सकती है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 100 mm की बाइस 130 से 140 mm खुल सकती है। दोस्तों इसके बारे में पूरा चार्ट मैंने पिछली वीडियो में बनाया है, आप एक बार उस वीडियो को अवश्य देखें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 150 mm चौड़ी बाइस के जॉ प्लेट की थिकनेस कम से कम कितने mm की होती है। तो दोस्तों आप सभी ने जॉ प्लेट की चौड़ाई तो सुनी होगी, लेकिन उसकी लंबाई और इसकी थिकनेस को किसी भी बुक में नहीं दिया है। दोस्तों यह भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्लियर किया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 150 mm चौड़ी बाइस का जॉ प्लेट की थिकनेस को बताना है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 12 mm दोस्तों इसकी थिकनेस होती है। और बात करें लेंथ की, जो कि एल से आपको अपनी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा ड्राइंग में, डब्ल्यू, एल और टी। तो दोस्तों डब्ल्यू हमारा विड्थ हो गई, टी थिकनेस हो गई और एल हो गई दोस्तों इसकी लेंथ यानी लंबाई। तो लंबाई दोस्तों होती है 29 mm। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 12 mm, क्योंकि यहाँ पर हमसे थिकनेस पूछी गई है कि कम से कम थिकनेस 12 mm होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 125 mm बाइस के हैंडल का डाया कितने mm होता है। तो दोस्तों आप सभी ने हैंडल की लंबाई तो सुनी होगी कि लंबाई को 2.5 गुना रखा जाता है जॉ प्लेट की चौड़ाई से, लेकिन दोस्तों इस हैंडल का डाया भी होता है। और डाया दोस्तों मैं आपको बताऊं, ऑप्शन ए है दोस्तों हमारा 12 mm। तो 12 mm डाया दोस्तों रखा जाता है 75 mm वाली बाइस के लिए। 14 mm डाया होगा दोस्तों हमारी 100 mm बाइस के लिए, और 16 mm डाया होगा दोस्तों हमारी 125 mm बाइस के लिए। और जो ऑप्शन डी है लास्ट वाला 18 mm, ये हमारा 150 mm बाइस के लिए होगा। यहाँ हमसे पूछा गया है 125 mm बाइस के लिए, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 16 mm। इसके बाद है दोस्तों, बॉक्स नट गन मेटल के भी बने होते हैं। गन मेटल के लिए में किस किस धातु का मिश्रण होता है। तो दोस्तों GUN इससे आप याद रख सकते हैं, जी से जिंक बना लीजिए, CU कॉपर बन जाएगा आपका, और N टिन यानी N आ जाएगा उसमें। तो GUN से आप एक अपने हिसाब से एक ट्रिक बना सकते हैं जो कि आप एग्ज़ाम में याद रखें। तो दोस्तों जिंक, टिन और कॉपर, आप ऑप्शन सी देख रहे होंगे दोस्तों, जिंक, टिन और कॉपर। तो ऑप्शन यहाँ सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाँ, गन मेटल इन तीनों के मिश्रण से बना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाइस को बेंच पर कसने के लिए किस बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन किसी पेपर में आया था, और ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलते हैं। वह क्वेश्चन अब बहुत कम ही देखने को मिलते हैं जो किताबों में आते हैं दोस्तों। एग्जामिनर भी अपडेट हो गए हैं, हमें खुद को भी अपडेट करना होगा, इसलिए दोस्तों मैंने क्वेश्चनों को भी अपडेट किया है। जितना हो सकता है मैं एक्स्ट्रा नॉलेज बटोर के लाता हूँ, ताकि आप सबको कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान मिल सके। एग्जामिनर कहीं से पूछ ले, हम तैयार हैं जी, बस ये जुनून लाना है अपने अंदर। फिर है दोस्तों 7वां क्वेश्चन,
जैसा कि पूछा है कि बेंच में कसने के लिए कौन से बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा हेक्सागोनल बोल्ट। यही दोस्तों हमारा बोल्ट होता है जो कि हम बेंच वाइज को कसते समय बेंच में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये स्टैंडर्ड है BIS का, जिसमें हेक्सागोनल बोल्ट से ही कस सकते हैं। कुछ लोगों को इस बात से शायद आपत्ति होगी कि हम तो वो भी लगा सकते हैं वह भी, लेकिन अगर एक स्टैंडर्ड की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हेक्सागोनल बोल्ट हम इसका ही इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 22 में एनविल कहाँ स्थित होता है। तो दोस्तों आप सभी ने 22 देखी होगी। 22 में एक फिक्स जॉ होता है, एक मूवेबल जॉ होता है। दोस्तों फिक्स जॉ के पीछे एक सपाट सा चौकोर हिस्सा आप सभी ने देखा होगा। दोस्तों इसी को एनविल बोलते हैं, 22 एनविल। दोस्तों इसके ऊपर हम हल्के फुल्के जो भी कार्य होते हैं हैमरिंग के द्वारा करने वाले वे कर सकते हैं। याद रखिए हल्के फुल्के। तो दोस्तों यहाँ पर आप ऑप्शन सी देख रहे होंगे, स्थिर जबड़े के पीछे की ओर सपाट सतह। तो दोस्तों यही हमारा एनविल कहलाता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर जो फ़ोटो दिए गए हैं वे उनमें भी देख रहे होंगे। दोस्तों फ़ोटो लगाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप आसानी से एक चीज़ को बारीकी से समझें ताकि गलत होने की संभावना ही ना रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बॉक्स नट गन मेटल व फास्फोरस ब्रोंज का होता है। बॉक्स नट की लंबाई कितनी रखी जाती है। तो दोस्तों बॉक्स नट की लंबाई रखने का भी एक स्टैंडर्ड है वाइस के अंदर। तो वह है दोस्तों हमारा स्पिंडल के डाई का, जो भी हमारा स्पिंडल होगा जिस पर चूड़ियाँ कटी होती हैं स्क्वायर, उसके डाया का 2.5 गुना। अगर मान लीजिए डाया हमारा 10 mm है स्पिंडल का, तो हमारा जो बॉक्स नट होगा उसकी लेंथ होगी दोस्तों 25 mm, क्योंकि डाया का 2.5 गुना लेना है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2.5 गुना, स्पिंडल के डाया का 2.5 गुना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हैंडल के सिरों को किस आकार का बनाया जाता है ताकि स्पिंडल होल से वे बाहर ना आए। तो दोस्तों आप सभी ने हैंडल देखे होंगे, स्पिंडल अलग होती है दोस्तों, हैंडल अलग होता है। हैंडल से हम स्पिंडल को घुमाते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे। तो दोस्तों इनके एज को या इनके किनारों को बॉल आकार में बना दिया जाता है। एक तरफ तो दोस्तों ये ठोस होता है, दूसरी तरफ चूड़ी काटी होती हैं, और जिसके जो भी नट इसके ऊपर चढ़ा होता है दोस्तों उसको बॉल आकार का बनाया जाता है ताकि पकड़ने में भी सुगमता हो, आसानी हो, तथा होल से, स्पिंडल होल से हमारा हैंडल बाहर ना आए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बॉल शेप में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जॉ प्लेट को 22 में किस स्क्रू की सहायता से फिक्स करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन है जो कि अक्सर पेपर में आए हुए हैं और शायद किताब में इनके बारे में दिया हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा काउंटर सिंक फ्लैट हेड। दोस्तों फ्लैट हेड इसलिए, और ओवल हेड आप देख रहे होंगे, काउंटर सिंक फ्लैट ओवल हेड। तो दोस्तों ओवल यानी ऊपर का किनारा गोल होता है जिन स्क्रू का, उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो जॉब प्लेट होंगी उनसे वे बाहर आ जाएंगे। हमको ऐसा स्क्रू लगाने की ज़रूरत होगी जो कि हमारी सतह से यानी जॉब प्लेट की सतह पर उभरा हुआ दिखाई ना दे। तो उसके लिए आप ऑप्शन ए देख रहे होंगे जो कि एक स्टैंडर्ड है, काउंटर शंक फ्लैट हेड स्क्रू का ही इस्तेमाल करते हैं जॉब प्लेट को कसने के लिए। इसके बाद है दोस्तों 12वां क्वेश्चन, वाइस का साइज जॉ की चौड़ाई से लिया जाता है। 125 mm वाली वाइस का हैंडल कितने mm का होगा। तो दोस्तों आप 125 mm का 2.5 गुना निकालेंगे तो मेरे हिसाब से दोस्तों लगभग 312.5 के करीब इसका mm में साइज आएगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में देख रहे हैं आप 300, 400, 250, 200। तो दोस्तों जो भी सबसे सूटेबल यानी जो नज़दीकी साइज़ होता है उसे हम करेक्ट मानते हैं। आप अक्सर ये ध्यान रखिए टेक्निकल एग्ज़ाम में कि ऐसे ऑप्शन को मतलब चुन लेना है अगर हमारे पास करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है जो कि सबसे नज़दीकी हो। तो नज़दीकी हमारा ए ऑप्शन है 300 mm। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 125 mm वाली वाइस के लिए हैंडल का साइज़ 300 mm। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 150 mm चौड़ाई वाली वाइस के लिए जॉ प्लेट की चौड़ाई कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों 150 mm चौड़ाई वाली वाइस है तो जॉ प्लेट की चौड़ाई को भी दोस्तों हम 150 mm ही लेंगे। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को दोस्तों आप कोई सा भी पेपर दे एक बार ध्यान से पढ़िए। अक्सर क्वेश्चन तब गलत होते हैं जबकि हमें पता होता है, बस कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं होता, बस शुरू के ही शब्दों से हम आंसर तक पहुंच जाते कि ये आंसर होगा, लेकिन देखते ही नहीं कि पूछ क्या रहा है। तो दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वाइस के एनविल की सतह कितने HRC तक हार्ड की हुई होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, जो हमारी जॉ प्लेट होती हैं इनकी हार्डनेस दोस्तों 46 से 55 HRC रखी जाती है, लेकिन जो हमारी एनविल होती है, जो कि मैंने बताया था फिक्स जॉ के पीछे होती है, इसकी भी दोस्तों एक हार्डनेस होती है। इसको दोस्तों 35 से 40 HRC तक रखा जाता है। अगर एग्जैक्ट में बताऊं तो 37 लिखी हुई होती है हर किसी स्टैंडर्ड में। जो भी इसका चार्ट होता है दोस्तों बनाने का वाइस को, उसमें 37 HRC लिखी गई है, लेकिन प्लस माइनस थोड़ी टॉलरेंस लेती है, इसलिए 35 से 40 इसका आंसर करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों क्वेश्चन, बेंच वाइस FB 150 IS 2586 एक बेंच वाइस को निर्दिष्ट किया गया है, इसमें FB से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों एक बेंच वाइस को स्पेसिफिकेशन यहाँ पर लिखी है एक बेंच वाइस की, उसमें FB का मतलब पूछ रहा है। तो दोस्तों आप ऑप्शन देख रहे होंगे यहाँ पर, फाइन बेस, फोल्डिंग बेस, फिक्स बेस, फोर्जिंग बेस। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, फिक्स बेस। दोस्तों एक फिक्स बेस आती है जिसको FB से इंगित करते हैं, और एक आती है हमारी SB यानी स्विवल बेस, जो कि अपने बेस पर घूम जाती है किसी भी कोण में। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, दो बाइस मैंने दिखाई है, एक स्विवल बेस और एक हमारी फिक्स बेस। तो FB का मतलब होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, फिक्स बेस। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेंच वाइस के बेस में कम से कम कितने होल होते हैं वाइस को बेंच पर मजबूती से फिक्स करने के लिए। तो दोस्तों जो हमारी बेंच वाइस होती है इसके बेस में 3 होल होते हैं। ये याद रखिए दोस्तों, 2 होल हमको दिखते हैं, 1 होल हमको नहीं दिखता है। वह हमारा जो गाइड होती है, जिसको बीम भी बोल देते हैं, उसके बीच में छुपा हुआ रहता है। तो दोस्तों किसी भी बेंच वाइस को फिक्स करने के लिए बेस में 3 होल होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों, स्पिंडल घुमाने से भी चल जबड़ा आगे पीछे नहीं हो रहा है, संभावित कारण हो सकता है। तो दोस्तों किसी भी स्पिंडल को फिक्स, जो हमारा मूवेबल जो होता है, इसमें लगाने के लिए स्प्रिंग, वाशर और स्प्लिट पिन की ज़रूरत होती है। यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों स्पिंडल को घुमा रहे हैं लेकिन जबड़ा नहीं चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी स्प्लिट पिन टूटी हुई है, क्योंकि यही हमारी स्पिंडल और जॉ के बीच कनेक्शन स्थापित करती है। अगर यही टूट जाएगी दोस्तों तो हमारा कनेक्शन स्थापित नहीं होगा, तथा हमारा स्पिंडल तो घूमेगा लेकिन हमारा जॉ बाहर नहीं आएगा। आपने अक्सर देखा होगा ITI में, जब आप किसी बाइस का हैंडल घुमा रहे होंगे तो जॉ उसका बाहर नहीं आता, जॉ को फिर आप हाथ से खींचते होंगे, फिर वो जहाँ तक स्पिंडल खुला होगा वहाँ तक आता होगा, वहाँ पर रुक जाता होगा, फिर आप स्पिंडल घुमाएंगे तब वह वापस आएगा। लेकिन जब आप कसेंगे तो कस जाता है, क्योंकि कसते समय उसे कॉलर का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन बाहर आते समय जो कि स्प्लिट पिन का सपोर्ट मिलना चाहिए वह उसे नहीं मिल रहा होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्प्लिट पिन टूटी हुई है, यही कारण है जिससे कि हमारा जो चल जबड़ा है वह आगे पीछे मूव नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेंच वाइस को बेंच में फिक्स करते समय क्या ध्यान में रखकर हेक्सागन बोल्ट के होल किए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया था हेक्सागनल बोल्ट लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उस हेक्सागनल बोल्ट को लगाने के लिए जो होल करना है तो वह क्या ध्यान में रख के करना है। तो दोस्तों बेंच वाइस के जो फिक्स जॉ होते हैं उस जॉ को और जो हमारी बेंच होती है उसके किनारे को आपस में समांतर होना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं कि आप फिक्स जॉ को थोड़ा सा आगे निकाल दें या थोड़ा पीछे कर दें, इन दोनों को समांतर होना चाहिए, बेंच के किनारे को और फिक्स जॉ के किनारे को। तो आप ऑप्शन सी देख रहे होंगे दोस्तों, वाइस का फिक्स जॉ टेबल के किनारे के समांतर होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि फिक्स जॉ का सिरा
और बेंच के किनारे का सिरा, ये दोनों आपस में समांतर होंगे। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपको इसी आधार पर दोस्तों बेंच में होल करने हैं। अगर आप पीछे कर देंगे तो आप हैंडल पूरा घुमा नहीं पाएंगे, हैंडल घूमेगा नहीं, और ज़्यादा आगे कर देंगे तो हमारी बाइस उतना लोड नहीं ले पाएगी, इतना कहीं वह हिलेगी। अगर मैं सही से बताऊं तो आपने देखा होगा कुछ बेंच वाइस हिलती हैं, तो उनका कारण यही होता है कि उसके होल जहाँ पर होने चाहिए थे वहाँ नहीं हुए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य ना करने की स्थिति में वाइस के जॉ व हैंडल को किस पोजीशन में रखना चाहिए। तो दोस्तों जब हम किसी भी बाइस पर काम नहीं करते हैं या फिर छुट्टी करके जाते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि जब हम कार्य को आज के लिए समाप्त करते हैं, तो उस पोजीशन में दोस्तों हमें बेंच वाइस को कसकर तो बिल्कुल नहीं रखना है, और ऐसा भी नहीं कि अत्यधिक खुली हुई छोड़ दी है। इसके लिए दोस्तों एक स्टैंडर्ड है कि इन दोनों बंद करते समय काम को इन दोनों जॉ के बीच 2 mm का गैप होना चाहिए, और जो हमारा हैंडल है वह वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी देख रहे होंगे, जॉ के बीच 2 mm का गैप हो, वह हैंडल वर्टिकल पोजीशन में हो। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर एक वाइस दिख रही है, उसमें हैंडल दिख भी रहा होगा, सीधा हैंडल है और इन दोनों जॉ के बीच थोड़ा गैप है जो कि 2 mm रखा जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया जाता है। इसके बाद है दोस्तों अगला क्वेश्चन, स्पिंडल किस धातु का बना होता है, वह इस पर कटी स्क्वायर थ्रेड की गहराई कितनी होती है। तो दोस्तों हमारा स्पिंडल, हैंडल या हमारी स्प्लिट पेन, वाशर, तो ये जो चीज़ें होती हैं दोस्तों हमारी एक वाइस की, ये एक तरीके से अलग अलग पार्ट हैं, ये हमारे माइल्ड स्टील के बने होते हैं। तो हमारे यहाँ पर पूछा है स्पिंडल की धातु, तो दोस्तों स्पिंडल की धातु आपको दिख रही होगी ऑप्शन बी में, माइल्ड स्टील। और दोस्तों फिर पूछा हमसे स्क्वायर थ्रेड की गहराई कितनी होती है। तो दोस्तों स्क्वायर थ्रेड की गहराई होती है 0.5 P, यानी जो भी पिच है उसका 0.5 या गुणा में आप करेंगे 0.5 गुणा पिच, तो हमारा ऑप्शन ये बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो कि किताब में शायद ही आपको एक आध देखने को मिल जाए, लेकिन सब तो नहीं मिलेंगे। ये मैंने दोस्तों इसलिए बनाए हैं ताकि एग्जामिनर अपडेट हो गया, अब हमें खुद को भी अपडेट करना है, और मेरा यही लक्ष्य रहता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।